आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका अजीज सलाम में। मैं हूँ कुर्बान अली और हाजिर हूँ आज का मुद्दा लेकर। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। रियासत की 224 सीटों के लिए पहले और वाहिद मरहले में 12 मई को वोटिंग होगी। 15 मई को नतीजे आएंगे। यहाँ अभी कांग्रेस की सरकार है। मौजूदा वज़ीर आला सिद्धारमैया का मुकाबला 2 बार वज़ीर आला रहे बीजेपी लीडर BS येदियुरप्पा से है। एक बार पार्टी छोड़कर जा चुके येदियुरप्पा को बीजेपी ने पिछले साल मई में अपना वज़ीर आला का उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस सरकार 17% आबादी वाले लिंगायतों को अक़लियत का दर्जा देने का ऐलान कर चुकी है। वहीं अमित शाह मठों के जरिए लिंगायत धर्मगुरुओं की राय जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। बीजेपी के पास येदियुरप्पा और कांग्रेस के पास सिद्धारमैया के अलावा कोई और दूसरा चेहरा नहीं है जिसे आगे रखकर दोनों पार्टियां इंतखाबात लड़ सके। और आज बात हम इसी मुद्दे पर करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे बीजेपी के तर्जमान गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस लीडर अनीस दुर्रानी, सीनियर सहाफ़ी स्मिता गुप्ता और साथ ही बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ेंगे सीनियर सहाफ़ी इमरान कुरैशी। लेकिन आज का मुद्दा शुरू करने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान। एक ही मरहले में सभी 224 सीटों पर 12 मई को होगी वोटिंग। 15 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक डेट लीक मामले में इलेक्शन कमीशन ने दिए जांच के हुक्म। बीजेपी IT सेल के अमित मालविया ने ट्वीट किया था कि इलेक्शन की तारीख बीजेपी ने पेश की सफाई। मोदी के खिलाफ नए महाज की तलाश में ममता ने दिल्ली में डाला डेरा। महामोर्चे के लिए शरद पवार, संजय राउत समेत कई लीडरों से की मुलाकात। और अब बात आज के मुद्दे की। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि कर्नाटक में एक ही मरहले में 12 मई को वोट डाले जाएंगे और 15 मई को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। कर्नाटक में इंतखाबी बिगुल बज चुका है। सियासी पार्टियां तो पहले ही मैदान में उतर चुकी हैं और अब तारीखों का ऐलान होने के साथ ही ज़ाब्ते अखलाक भी नाफिज हो गया है। 12 मई को वोटिंग होगी और 15 मई को नतीजे आएंगे। कर्नाटक में 224 असेंबली सीट है। एक ही मरहले में सभी सीटों पर वोटिंग होगी। 4 करोड़ 96 लाख वोटर्स सियासी पार्टियों की किस्मत EVM में कैद करेंगे। कर्नाटक में पहली बार इंतखाबात में EVM के साथ VVPAT का इस्तेमाल किया जाएगा। वाज़ेह हो कि नॉमिनेशन की शुरुआत 17 अप्रैल से होगी और आखिरी नॉमिनेशन का दिन 24 अप्रैल है। कर्नाटक में 14वीं असेंबली की मुद्दत कार 30 मई को पूरी होगी। It is single phase election. Date of poll is 12th May. Date of counting is 15th May. उधर कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किए जाने से पहले बीजेपी के IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने तारीख पहले ही बता दी। सुबह 11 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर OP रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान अमित मालवीय ने ट्वीट कर दिया कि कर्नाटक में 12 मई को इंतखाबात होंगे और 18 मई को वोटों की गिनती होगी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि कर्नाटक में 12 मई को वोट डाले जाएंगे और 15 मई को वोटों की गिनती होगी। अमित मालवीय के इस ट्वीट पर तनाजा पैदा होना तो तय था। तनाजा बढ़ने के बाद अमित मालवीय ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जब इस सिलसिले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह संजीदा मामला है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पर कानून के अनुसार प्रशासनिक दृष्टि से कठोरतम कार्रवाई करने में कमीशन बिल्कुल हिचकेगा नहीं। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी फैक्ट्स आते हैं, जो भी जिम्मेदारी तय होती है, उसके आधार पर। अमित मालवीय के ट्वीट पर उठे सवाल के साथ साथ सवाल यह भी उठ रहा है कि किन मुद्दों पर होगी कर्नाटक इंतखाबी तशहीर। और आज इंतखाबी तशहीर के दौरान ही
बीजेपी सदर अमित शाह कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया पर निशाना साधने के चक्कर में येदियुरप्पा सरकार को सबसे करप्ट कह गए। शाह जब बयान दे रहे थे तब येदियुरप्पा करीब ही बैठे थे। हालांकि बगल में बैठे एक लीडर ने शाह को उनकी गलती का एहसास कराया कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि कौन है कर्नाटक इंतखाबात के बड़े चेहरे, किसे मिलेगी कर्नाटक की कुर्सी, कमल खिलेगा या कर्नाटक का जलवा बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और अब आज हम बात शुरू करते हैं आज के अपने इस मौजू पर, जो कर्नाटका असेंबली इंतखाबात के तारीखों का ऐलान किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और इसी मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हिंदुस्तान के साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर SY कुरैशी। बहुत बहुत इस्तकबाल है कुरैशी साहब आपका। एक मसला ये आ गया कि जब इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान किया, उसके पहले ही बीजेपी के तर्जमान ने ट्वीट के जरिए से इन इंतखाबात के बारे में जानकारी दे दी। इसे काफी संगीन मामला मान रहा है इलेक्शन कमीशन, क्या कहेंगे आप? जी, इस इंफॉर्मेशन का लीक होना एक बहुत सीरियस मामला है। कैसे लीक हुआ, सीईसी ने जैसे कहा कि इंक्वायरी करेंगे और शायद इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है। तो पहले तो ये था कि बीजेपी को कैसे पता लगा, रूलिंग पार्टी है उसको, वो तो बहुत ही सीरियस मामला था। बाद में उन्होंने अमित मालवीय ने चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन को कि मैंने तो टाइम नाउ चैनल पे देखा था और उन्होंने उसका एक स्क्रीनशॉट भी भेजा। तो टाइम नाउ को कैसे पता लगा, ये इंक्वायरी से पता लगेगा। जी, आपके दौरान जब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, कोई इस तरह की शिकायत कभी आई थी? जी नहीं, कभी नहीं आई थी। और हम अपने तौर पे पूरी ये एहतियात रखते थे कि ज्यादा लोगों को पता ही नहीं लगना चाहिए। तो पहले तो 6-7 अफसर इसमें पिक्चर में होते थे, लेकिन हमने उनका नंबर घटा दिया था कि भाई हर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर को भी आने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो उस स्टेट का इंचार्ज होता है, सिर्फ वो प्रोग्राम बनाता है। और हम लीगल अपने ऑफिसर को तो कमीशन के अलावा, इसे 2 के अलावा मेरे वक्त में तो हमने ये कर दिया था। अब बाद में इन्होंने डिलिब्रेशन में और भी शामिल कर लिया हो न क्यों मुझे नहीं मालूम, लेकिन लीक होने की तो हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ट्रेडिशन बड़े एस्टैब्लिश्ड हैं और ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक। जी, लेकिन अब अगर कार्रवाई की बात आ रही है, जैसा कि सीसी कह रहे हैं कि साहब ये बड़ा संगीन मामला है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो किस तरह की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन कर सकता है? देखिए, अब न्यूज चैनल के खिलाफ तो क्या कर सकेगा, क्योंकि कोई हम ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और ये वाली ऐसी चीज तो ये है नहीं जी। जिसने लीक किया हमारे कमीशन से, एक्शन तो उसी के खिलाफ हो सकता है कि भाई आगे से लीक करने का बिल्कुल कोई स्कोप ही न रहे, तो एक्शन तो स्टाफ के खिलाफ ही हो सकता है जिसने ये फैला। अदरवाइज न्यूज चैनल तो कहीं से हासिल करे, तो ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का तो वायलेशन है नहीं। जी, अच्छा डॉक्टर SY कुरैशी साहब, एक और चीज़ जिसके बारे में बार बार जिक्र किया जाता है और पिछले 4-5 वर्षों से ये EVM का मसला है, इसको लेकर के भी अभी लोगों के दिमाग में शक व शुबहात बने हुए हैं। जो हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात है कांग्रेस पार्टी, उसने अपने प्लेनरी में ये रेजोल्यूशन पास किया है कि साहब वापस हमें बैलेट पे जाना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या राय है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पहली बार ये नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कई बार कहा है और हर पार्टी ने कभी न कभी जरूर EVM को चैलेंज किया है। लेकिन होता क्या है कि उसी EVM से वो जीत के भी आते रहते हैं। तो अगर EVM में गड़बड़ होती तो कोई भी रूलिंग पार्टी कभी भी ना हारती, लेकिन कांग्रेस कितनी बार पावर में आके जा चुकी है, दूसरी पार्टियां आके जा चुकी हैं, तो इसलिए EVM पे तो ये उंगली उठाना कोई बहुत ज्यादा सूझबूझ की बात नहीं है। और इन एनी केस अब जब से वीवीपैट शुरू हो गया, तो वीवीपैट के बाद तो जो आखिरी पॉसिबल डाउट था वो भी हट गया, क्योंकि साथ साथ एक पर्चियां जनरेट होती हैं और उनको गिना जा सकता है और ट्रायल बेसिस पे तो एक मशीन पर कॉन्सिक्वेंसी जो गिन रही है इलेक्शन कमीशन। मैं समझता हूँ ये कम है, इसको फौरन बढ़ाना चाहिए, 2-3% तो कर देना चाहिए।
बल्कि जो फर्स्ट एंड सेकंड कैंडिडेट है उनको भी कह दें कि भाई 2-2 मशीन आप इंडिकेट कर दो, जिनको गिने हम, जैसे इक्विपमेंट में होता है ना डिसीजन रिव्यू सिस्टम, 2 बार आप अपील कर सकते हैं, इस तरह वो 2-2 मशीनों को बता दें कि जी हम चाहते हैं कि इसको भी आप गिन लीजिए, ताकि 10-12 मशीनें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में गिनी जाए, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 200 से 300 तक पोलिंग बूथ होते हैं और 300 में से 8-10 का गिना जाना अच्छा है, न कि सिर्फ एक, क्योंकि लोगों का फेस एक मशीन में होना बहुत जरूरी है, पार्टी का, लोगों का, उसको करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहना कि जी टाइम लगेगा, टाइम, ये मुझे अच्छा एक्सक्यूज से नहीं लगता कि हम इलेक्शन के 7-7 फेजेस में 2.5 महीने तक मशीनें बंद रहती हैं और लोग 2.5 महीने तक रिजल्ट का इंतजार करते हैं, तो 5 घंटे और इंतजार कर लेंगे। क्रेडिबिलिटी ज्यादा जरूरी है, 4-5 घंटे की डिले कोई बड़ी बात नहीं है। जी कुरैशी साहब, आपसे आखिरी सवाल के कर्नाटका में पहली बार ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने एक ही दिन में पूरी रियासत में इंतखाबात कराने का फैसला किया है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या फिर हम उम्मीद करें कि लोकसभा के जो इंतखाबात 5-5, 6-6 मरहलों में होते हैं, तकरीबन 1 महीने का अरसा लग जाता है, क्या हम वो दिन भी देख सकेंगे कि जब एक दिन में पूरे मुल्क में इंतखाबात हो जाए? जी नहीं, ये इससे बिल्कुल आप ये नतीजा नहीं निकालिए, क्योंकि कर्नाटक और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे एक दिन में पोल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा कि हम ये मेरे अपने हुआ था कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु एक साथ इलेक्शन थे, दोनों बराबर के साइज की स्टेट हैं, लेकिन तमिलनाडु के प्रॉब्लम अलग है, वहाँ पे मनी पावर वाज द इशू, बूथ कैप्चरिंग नहीं होती, वायलेंस नहीं होती, गन बॉम्ब नहीं चलते, तो वो हमने उसी बड़ी स्टेट में एक फेज में किया था और उसी टाइम में वेस्ट बंगाल में 7 फेजेस में किया था, क्योंकि वहाँ की प्रॉब्लम दूसरी है, क्योंकि अच्छा ऑल इंडिया लोकसभा का इलेक्शन क्योंकि ऑल इंडिया होगा, वहाँ पे हमें बंगाल, यूपी, बिहार और इन स्टेट के हालात देखने पड़ेंगे जहां जिनकी वजह से मल्टी फेज इलेक्शन होता है, और बहुत सारी स्टेट में मल्टी फेज की कोई जरूरत नहीं, जो कि कर्नाटक में जैसा कहा गया वहां पे इस किस्म की बूथ कैप्चरिंग की हिस्ट्री नहीं है, वहां पे तो मनी पावर का इश्यू होगी, क्योंकि कर्नाटक हमारी बदनाम स्टेट में से जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा इस्तेमाल होता है। जी, आप ही के ज़माने में ऐसा कुरैशी साहब, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को हमारे ऊपर थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए और ये 5-5, 6-6 फेज में जो रियासत में इलेक्शन कराने की बात है, अब इसको थोड़ा कम करना चाहिए। ये मुझे नहीं मालूम कब की बात है, लेकिन जब मैंने 2010 में इलेक्शन कराया था, नीतीश कुमार जी सीएम थे, उन्होंने ये कहा था पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप 6 फेज के बजाय 10 फेजेस कीजिए, लेकिन हर जगह पैरामिलिट्री फोर्स लगाइए, जिसका मतलब ये हो कि उनको अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं, क्योंकि कोई भी पुलिस आजकल बिहार की या यूपी की या बंगाल की नहीं होती, वो हर एक किसी न किसी पार्टी की पुलिस हो जाती है। तो मुझे तो नीतीश कुमार जी का ये बयान याद है, आप जो बता रहे हैं कब कहा उन्होंने, तो मुझे नहीं मालूम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर SY कुरैशी साहब हमारे साथ इस मुबाहिसे में जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान सीनियर लीडर गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब भी जुड़ गए हैं। गोपाल अग्रवाल साहब, हम बात कर रहे हैं कर्नाटका में असेंबली इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये ऐलान किया गया, लेकिन उस ऐलान के पहले ही आपकी पार्टी के जो IT हेड हैं अमित मालवीय साहब, उन्होंने ट्वीट कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने इस मामले को काफ़ी संजीदगी से लिया है और उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। आप क्या कहेंगे, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? पार्टी ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने खुद भी अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया, अमित मालवीय जी ने, कि यह मैंने टीवी चैनल को देख के न्यूज को उसको किया था, उनका कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जब क्लियर है तो अगर इसमें कोई किसी का इन्वेस्टिगेशन होना है या क्या होना है तो इंफॉर्मेशन सोर्स जहां से टीवी चैनल को पर्टिकुलर मिला और उसके बाद कई लोगों ने किया, तो वो तो बहुत स्टैब्लिश्ड है कि बीजेपी, उन्होंने IT सेल के हेड ने अपने आप कहीं और सोर्स से नहीं, उन्होंने सोर्स बता दिया और वो पब्लिक सोर्स है, पब्लिक डोमेन से लिया है। तो हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कैसे मिला, क्या करा, लेकिन वो उस पर होके लेकिन फिर क्या वजह थी कि उन्होंने उसको हटा लिया, डिलीट कर दिया अपने ट्वीट को? नहीं, तो फिर वो जब उन्हें पता चला कि ये गलत है, ये इंफॉर्मेशन पे, तो कोई भी आदमी किसी भी चीज को तो एकदम वो हटाएगा ही कि यह मैंने गलत टाइम पे दे दिया, और वो टीवी चैनल को उन्होंने उसके हिसाब से। गोपाल अग्रवाल साहब, क्या ये बात वाकई इतनी
सादा सी है और अमित मालवीय वाकई इतने मासूम हैं। पिछले 3 दिन से वो इस डेटा लीक के मामले पर ही कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिए हुए थे, लगातार टीवी चैनलों पर वो बने हुए थे और खुद उनको अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास नहीं रहा। नहीं, जिम्मेदारी मैं तो कह रहा हूं कि जो उन्होंने ट्वीट किया वो अपने आप में प्रूफ है कि उनको ये सोर्स जो था उसकी अनऑथेंटिसिटी का पता ही नहीं था। नहीं तो अगर आपकी पार्टी के आईटी हेड हैं और कम से कम टीवी चैनलों पे तो कई बार अक्सर ये होता है कि इंफॉर्मेशन सही नहीं होती है, तो पार्टी की ये जिम्मेदारी नहीं है या पार्टी के लीडर की कि जिसको कि वो उसको वेरीफाई कर ले तब करे? ऐसी क्या उजलत थी, ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपने कर दिया? माना कि एक टीवी चैनल ने गलत काम किया, लेकिन क्या उसको आप भी करेंगे अगर कोई गलत काम हुआ है? नहीं, गलत काम पता हो कि क्या हो तब बात है, उनको तो पता नहीं था। और आगे और ज्यादा मेरे ख्याल से तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हम सबके लिए कि टीवी चैनल या सोशल मीडिया के हिसाब से किस इंफॉर्मेशन को कितनी तवज्जो देनी है, अपने आप में बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। तो हम तो बात है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि जो कर्नाटक का इलेक्शन है या जनता जिस बात पे इलेक्शन लड़ती है या करती है, उसके लिए महत्व नहीं पड़ता कि कितने बजे किसने ट्वीट किया, उसके लिए बहुत सारे इश्यूज हैं। नहीं, वो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी जो है उस पर सवालिया निशान लगा है। बिल्कुल, और उसका इन्वेस्टिगेशन उनने कमेटी भी बिठा दी और 7 दिन में रिपोर्ट आएगी। मैं आता हूं गोपाल जी आपके पास। स्मिता, आप तो बहुत सीनियर सहाफी हैं, बहुत सारे इंतखाबात आपने देखे हैं और ये ईवीएम के जरिए से जो हो रहे हैं वो भी देखे हैं, इलेक्शन कमीशन के जो नॉर्म्स हैं उसके बारे में भी आपने खासी रिपोर्टिंग की है। ये जो आज एक वाकया हुआ या ऐसे हादसा कहूं जिसपे अभी हमने सुना चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहुत सख्त नजर आए, आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो हमारे देश का जो इलेक्शन कमीशन है उनका जो क्रेडिबिलिटी बहुत ही मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके क्रेडिबिलिटी पे कभी आंच नहीं आया है। इसलिए इस तरीके का कुछ एक मसला हो जाता है तब इसका जवाब तो चीफ इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है कि ऐसा एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैसे बाहर आ जाए। तो इसलिए ये मेरे नजरिए से ये एक बहुत ही एक सीरियस चीज है। दूसरी बात है, अमित मालविया है बीजेपी आईटी सेल के चीफ, यदि उनको देना भी था उन्होंने तो कोट नहीं किया कि अकॉर्डिंग टू टाइम्स नाउ और अकॉर्डिंग टू XY चैनल। उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने दिया कि वो उनको अपने आप को ही पता लगा ये ऐसा मालूम होता है। जी, गुमान होता है कि उन्हें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन थी। जी। तो इसलिए ये कहना कि उनको पता नहीं था, जैसे आपने भी कहा, इतना मासूम तो नहीं हो सकते हैं। वो एक इम्पोर्टेंट पोस्ट एक राष्ट्रीय पार्टी में आईटी सेल के हेड हैं। हाँ, आईटी सेल के हेड हैं। तो इसको सख्त और मतलब बड़ा सीरियसली लेना चाहिए ये। अच्छा, दूसरा मामला है, इसमें सवालिया निशान एक टीवी चैनल पर भी लग रहा है और अभी आपने सुना कि SY कुरैशी साहब कह रहे थे कि भाई अब टीवी चैनल के ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं हमें नहीं मालूम। तो क्या इलेक्शन कमीशन इतना बेबस हो जाएगा कि कोई भी शख्स या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई मीडिया घराना अपनी गैर जिम्मेदारी के साथ कोई भी खबर चला दे और उस पर कमीशन का कोई कंट्रोल ना हो? ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि कभी कभी टीवी चैनल्स ये अपने कंपटीशन में कुछ बोल सकते हैं जी। तो मगर उसका कंपैरिजन अमित मालविया के ट्वीट के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब अमित मालविया एक भाजपा का नुमाइंदा कुछ बोल रहा है तो उसको ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, माना जाता है कि ये बिल्कुल सही है। ठीक। जब टीवी चैनल कह रहे हैं तब उसको भी हम सही मानेंगे, मगर उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। अनीस दुर्रानी साहब, आपका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है, आपकी पार्टी का इस पूरे मामले पे क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि ये कोई यही मुद्दा नहीं है जी। आज के दौर में हो ये रहा है कि सारे के सारे लोग बड़े मासूम हैं जी। अब
ये लीक हो गया, अगर इधर से हो गया या वहां से हो गया, आपने जो सवाल उठाया बहुत अहमियत रखता है कि क्या इलेक्शन कमीशन इतना बेबस हो गया है जी। तो उसके वाकई हमको नजर आता है कि इलेक्शन कमीशन बेबस हो गया है। एक वो सेशन वाला इलेक्शन कमीशन था जिससे सारे सियासतदान जो थे, पॉलिटिशियन जो थे, थोड़ा सा घबराते थे, और आज ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल मेरे आका क्या हुक्म है वाली नौयत चल रही है जी। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि ये लीक होना, ये मैं नहीं समझता कि ये कोई किसी चैनल से लीक हुआ है। आप यार एक पीछे तरह से जाइए, जिस वक्त नोट चेंज करें हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने जी। तो जिस रोज नोट चेंज हुए हैं उससे अगले दिन बहुत सारे शहरों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में बॉर्डर के इलाकों में बड़ी तादाद में, गुजरात के अंदर खासतौर से लोगों के पास गड्डियां की गड्डियां नए नोटों की देखी गई, वो पता नहीं कैसे लीक हो गई। तो ये लीक होना इस सरकार की खूबी है। ये तो हर चीज लीक करती है फिर उसको डिनाई करती है। ये दो मुंह से बोलना ये हमेशा से बीजेपी का तरीकाकार रहा है। चलिए अब हम आएंगे कि कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में इश्यूज क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, और वहां चुनावी बिगुल तो बच गया है, लेकिन इलेक्शन किन इश्यूज पर लड़ा जाएगा। गोपाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी इस बार बड़े दमखम के साथ कर्नाटक में इलेक्शन में उतर रही है, और आपकी पार्टी सदर अमित शाह साहब का दावा है कि हम कर्नाटक जीतेंगे। तो ये ज़रा बताएंगे, वाजे करेंगे कि इन इंतखाबात में कर्नाटक में आपके इलेक्शन इश्यूज क्या होंगे, मुद्दे क्या होंगे। सबसे पहली बात तो हम कर्नाटक में इसलिए भी बहुत होपफुल हैं कि जो पहली हमारी दक्षिण भारत में बड़ी मजबूत सरकार स्टेट पे बनी थी वो कर्नाटक से हमारा पूरा उदय हुआ था। तो इसलिए हम वहां पे जानते हैं कि हमारे बहुत समर्थक वहां पे हैं ग्रॉस रूट लेवल पे। तो उन सबको हमें रिवाइव करना, उन कार्यकर्ताओं को रिवाइव करना और अपने साथ जोड़ना, ये महत्वपूर्ण मुद्दा ग्राउंड लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कई दिनों से चल रहा है, और वही हमें सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, यह बात। दूसरी बात यह है कि यह जो सिद्धारमैया सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसने लॉ एंड ऑर्डर का काफी फेलियर है। कितने सारे केसेस थे वहां पे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर को खुलेआम उनके ऑफिस में चाकू मार दिया गया। फिर उसके बाद वहां पे जो MM कुलबर्गी की हत्या हुई, फिर लंकेश मैडम की वहां पे हत्या हुई। इतने जो कई तरह के वहां पे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, कई तरह के संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, उनके साथ कानून व्यवस्था की काफी समस्याएं आ रही है। तो पूरी तरह से इस तरह की चरमराती हुई एक तो लॉ एंड ऑर्डर की बात है जो जनता तक ले जाएंगे। दूसरी बात है डेवलपमेंट का जो इशू है वहां पे कर्नाटक में, आप बेंगलोर आप भी गए होंगे, हम भी जब जाते हैं, किस तरह की रिपोर्ट्स है, जो डेवलपमेंट, सड़क की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड्स की, यह सारी बातें भी एक हमारा मुद्दा है। तीसरी बात है वहां पे करप्शन की, जो कोर्ट ने खुद कहा है कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसमें करप्शन की बहुत उनने चिंता जताई है। तो यह 3 मुद्दे महत्वपूर्ण है। और सब असली बात है जो डिविजिव पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है। पहले वो मुस्लिम माइनॉरिटी अपीजमेंट पे चलते थे, अब वहां उन्होंने देखा कि अब वो उससे काम नहीं बन रहा, तो अब वो डिवाइड एंड रूल की रिलीजियस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हम जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। जी सलाम पर आज का मुद्दा हमारा जो प्राइम टाइम शो है उसमें हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात की। जल्द हाजिर होते हैं, एक छोटा सा वक्फा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत ही खैर मकदम है। हम आज बात कर रहे हैं कर्नाटक में होने वाले असेंबली इंतखाबात की, जिसकी तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर दिया गया है। क्या इश्यूज रहने वाले हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बीजेपी तर्जुमान गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ मुद्दे गिनाए थे। गोपाल जी, मैं एक बार फिर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा और आपको ये याद भी दिलाना चाहूँगा कि येदियुरप्पा साहब जो आपकी पार्टी के वजीर आला थे, वो शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो करप्शन चार्जेस के तहत ही उनको सैक किया गया था, हटाए गए थे, और फिर बाद में वो बीजेपी भी छोड़ गए थे। अब एक बार फिर आपने उन्हें अपना फेस बनाया है, अपना उम्मीदवार बनाया है वजीर आला के ओहदे के लिए। इसमें आप कोई कंट्राडिक्शन नहीं देखते?
नहीं, देखिए, जब उनके ऊपर चार्जेस थे और उनके ऊपर उसका जो कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद वो उन्होंने रिजाइन किया या पार्टी से हटे, उसके लिए नाराजगी भी चली, बहुत बड़ा फेस था जिसके अंदर पार्टी को कुछ नुकसान भी हुए, लेकिन उसने उसको समझते हुए आगे चल। लेकिन आज के समय में अब कोर्ट ने उनको एब्सॉल्व कर दिया है, तो आखिर कानून की प्रक्रिया को मानना, अगर आप एब्सॉल्व कर दिया है किसी ने, तो फिर तो आपको हर व्यक्ति का इंडिविजुअल राइट्स है कि जब आप किसी कानूनी प्रक्रिया के थ्रू निकल के आए हैं और उसमें आपका तो आज की डेट पे तो वह लीडर भी हैं, पार्टी के साथ पुराने जुड़े भी हुए हैं, उनका हालत ये है कि अमित शाह साहब उनका जिक्र करते करते सिद्धारमैया कहना चाह रहे थे, वो येदियुरप्पा ही कह गए कि वो बहुत भ्रष्ट रहे हैं, तो ये परसेप्शन खुद बीजेपी लीडर्स में बना हुआ है। नहीं, वो तो जवान फिसलने की वाली बात है। अल्टीमेटली जहां तक बात है कि सिद्धारमैया के जिस तरह से जो वहां पे कार्य चल रहा है भ्रष्टाचार को लेके, डेवलपमेंट को लेके, और अल्टीमेटली सबसे बड़ी बात है कि ये माना जाए कि आपके नेता का भ्रष्टाचार ज्यादा कम है बनिस्बत कांग्रेस के भ्रष्टाचार के। नहीं, जो इसमें फर्क है, अगर आपके ऊपर आरोप लगते हैं और आरोप के बाद आपके ऊपर केस चलते हैं, आपको सजा होती है, तो और मैं उसके बाद आप गोपाल जी एब्सॉल्व हो माफी जाते के साथ आपको रोकूंगा। इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से सीनियर सहाफी इमरान कुरैशी फोन लाइन पर जुड़ गए। इमरान कुरैशी साहब, हम आप उम्मीद कर रहे थे कि आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे, लेकिन शायद आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हैं। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की, जिनका ऐलान आज इलेक्शन कमीशन ने किया है। आपको क्या तस्वीर नजर आती है कि जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मुकाबला है यही रहने वाला है, या इसमें जेडीएस का भी कोई रोल रहेगा? इमरान कुरैशी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है कि इमरान कुरैशी से अभी हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। हम जब वो फोन पे आएंगे तो उनसे बात करेंगे। स्मिता गुप्ता, आपको क्या लग रहा है कि इस बार कर्नाटका में जो इंतखाबी मुहिम शुरू होगी उसमें क्या इश्यूज होंगे और किन पार्टियों का रोल ज्यादा रहने वाला है? जैसे आपने ही कहा कि कांग्रेस और बीजेपी तो है ही, और उसके साथ साथ जनता दल सेक्युलर जिसके नेता देवेगौड़ा साहब हैं, और उनके साथ इस बार बीएसपी के साथ उन्होंने गठजोड़ की है। तो एक ट्रायंगुलर टाइप की कॉन्टेस्ट है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं का मानना है कि वो इस चुनाव जीत जाएंगे, मगर प्राइवेटली वो कहते हैं सिंगल लार्जेस्ट। तो यदि ये सिंगल लार्जेस्ट जो भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, फिर जेडीएस का जो भूमिका रहेगा वो बड़ा अहम रहेगा। वैसे तो पहले लोग मानते थे कि जेडीएस कांग्रेस के साथ ही जाने का संभावना ज्यादा है, मगर अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जेडीएस अब देवेगौड़ा के हाथों में उतना है नहीं जितना उनके बेटे कुमारस्वामी के हाथ में है जी, और नतीजा और कुछ हो भी सकता है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ इमरान कुरैशी बराह रास्त जुड़ गए। इमरान कुरैशी साहब, खैर मकदम है आपका इस शो में। आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की, और आप बेंगलुरु में बैठे हुए हैं जो दारुल हुकूमत है कर्नाटका का। क्या माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मुकाबला सीधे तौर पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, क्या जेडीएस बीजेपी अलायंस का भी इसमें कोई रोल रहेगा आपकी नजर में? जी, बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला होगा उत्तर कर्नाटका में, जहां जैसे कि बॉम्बे कर्नाटक है के जिले हैं और हैदराबाद कर्नाटक के जिले हैं, वहां मुकाबला होगा बीजेपी के साथ। और दक्षिण कर्नाटका में ज्यादातर कांग्रेस और जेडीएस का मुकाबला होगा, क्योंकि जेडीएस जो है, जेडीएस का जो वोट बैंक है, जो वकीलिगा समाज के लोग हैं, वो दक्षिण कर्नाटका में ज्यादातर हैं, वो डोमिनेंट कम्युनिटी हैं। जैसे जितना ही आपको उत्तर कर्नाटका में लिंगायत समुदाय के लोग डोमिनेंट कम्युनिटी हैं, उतने ही यहाँ दक्षिण कर्नाटका में वकीलिगा समाज के लोग हैं। तो वहाँ जेडीएस के साथ मुकाबला होगा। अर्बन एरिया जो है, शहरों में बीजेपी के साथ ज्यादा होगा कांग्रेस का मुकाबला। अभी जो परिस्थिति ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों, मतलब कांग्रेस
खासकर राहुल गांधी का जो पिछले 3 दिन का जो सफर था यहाँ, उस समय राहुल गांधी ने बहुत इससे कह दिया कि जेडीएस बीजेपी की बी टीम है। तो उनका मकसद ये था कि जो मुसलमान वोट जो है, मुस्लिम वोट जो शायद जेडीएस की तरफ जाना था, वो उसको इकट्ठा करना था कांग्रेस की तरफ, तो इसलिए उसको ये कह दिया कि वो बीजेपी की बी टीम है जी। और उन्होंने काफ़ी लोग तोड़े भी हैं। अभी पिछले दिनों खबर आ रही थी कि कई एमएलए, जिनमें कि 1-2 मुस्लिम एमएलए भी शामिल हैं, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं जेडीएस से। क्या यही वजह है? नहीं, ये वजह नहीं है। ये वजह कुछ अलग है। ये 7 एमएलए जो परसों इतवार के दिन जो राहुल गांधी कांग्रेस में शामिल हुए, राहुल गांधी के पब्लिक मीटिंग में, वो 7 एचडी कुमारस्वामी के बहुत करीब एमएलए थे। जब वो सरकार बनाए 2006 में बीजेपी के साथ, उस वक्त ये पूरे 7 उनके बहुत करीब एमएलए थे, मगर उनको होते मतलब उनके जो रिश्ते कुछ बिगड़ गए बीच में। तो इसके वजह से करीब 1-1.5-2 साल से वो अलग ही हैं। मतलब कि पिछले राज्यसभा चुनाव में भी वो कांग्रेस को वो किए थे, सपोर्ट किए थे, और पिछले हफ्ते जो राज्यसभा का इलेक्शन हुआ उसमें भी वो कांग्रेस के साथ ही थे। जी अनीस दुर्रानी साहब, ये क्या स्ट्रेटेजी आपकी पार्टी की कर्नाटका में? अभी तक आप कह रहे थे कि 5 साल की जो सिद्धरामैया हुकूमत थी वो बहुत अच्छी थी, उसने बहुत डेवलपमेंट के काम कराए, लेकिन आखिरी वक्त में एन इलेक्शन से पहले आप एक मास्टर स्ट्रोक खेल गए, जिस पर अभी गोपाल अग्रवाल साहब को एतराज़ है कि आप डिवाइसिव काम कर रहे हैं। हिंदू वोटरों में ही बंटवारे का काम आपने कर दिया, लिंगायत को रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा देकर। इसको इस तरह क्यों देख रहे हैं आपके हिंदुओं को बांटा जा रहा है? जी बेसिक बुनियादी बात यह है कि हिंदू भी वोटर हैं, मुसलमान भी वोटर हैं, और हर सेगमेंट को हर पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा से ज्यादा अपने करीब करना चाहती है, उसका वोट हासिल करना चाहती है। तो अगर राहुल गांधी ने ये कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत बात है? नहीं, राहुल गांधी नहीं, सिद्धरामैया ने जो लिंगायत को एन इलेक्शन के वक्त, वो भी अभी दर्जा मिला नहीं है क्योंकि मरकजी हुकूमत को देना है वो दर्जा। नहीं, वही ये उनकी बहुत पुरानी मांग थी लिंगायत की, कोई नई नहीं कि सिलेक्शन के मौके पे उभरी हो जी, बहुत जमाने से मांग थी। इतने तो साहब आप भी सादा नहीं है कि एन इलेक्शन के वक्त आप कर रहे हैं, तो आप भी उस मासूमियत की तरह से बात मत कीजिए जैसे बीजेपी के अमित मालवीय कर रहे हैं। नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो समझता हूं कि ये एक पुरानी मांग थी, जिसको अब ऐसी बहुत सारी मांगे होती हैं जिसको आमतौर पर इलेक्शन के वक्त ही फिर देखा जाता है, उसकी तरफ तवज्जो दी जाती है। जी नहीं, उसके पीछे एक कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशंस थी, वो आप अगर साल भर पहले करते तो बात समझ में आती कि आप जेन्युइनली कर रहे हैं। आपने एन इलेक्शन के वक्त किया है, और वो भी उसमें भी अभी आपको जो है वो हुआ भी नहीं है, यानी आपने एक झुंझुना थमा दिया है लोगों को कि हाँ ऐसा हो जाएगा। इलेक्शन के वक्त की बात नहीं है, इस पे काम बहुत दिन से चल रहा था। ये अभी जैसे आप खुद भी कह रहे हैं कि उसकी एक कमेटी गई, उसने बहुत सारी चीजों का जायजा लिया, सारे धर्म गुरुओं से मिले उनके, तो ये चल रहा था प्रोसेस। अलबत्ता ये कह सकते हैं कि इलेक्शन के करीब आने पर उसमें तेजी आ गई। ठीक, लेकिन अभी आप जो बुनियादी बात अभी आपने कही थी कि किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन का होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे अमित शाह जी ने करप्शन तुम्हारे करप्शन से कम है। इसी तरह से होगा। गोपाल अग्रवाल साहब, ये बताइए कि आपकी पार्टी के लीडर अमित शाह साहब, अभी हम देख रहे हैं और यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी कि वो भी जो लिंगायतों के धर्मगुरु हैं उनका आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो ये कौन सी सियासत है साहब आपकी, जिसके लिए आप कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो जब कांग्रेस ने ये प्रॉमिस किया तो यह ध्यान रखना चाहिए, ऐतिहासिक रूप से यह यूपीए ने खुद ही इसको पिछली बार भी ऐसा मूवमेंट चला था जिसको यूपीए की केंद्र सरकार ने रिफ्यूज किया। ठीक है, तो फिर आप किस बात पे ये बात है? तो केवल इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको एक झुंझुना पकड़ा दीजिए, उनको लालच दे दीजिए, जो फिर उसके बाद कुछ करना तो है नहीं और कुछ होना भी नहीं, और उनके ये केंद्र सरकार के पास आएगा तो फिर वो कुछ होना भी नहीं है, कुछ उनको इनने कोई कंसर्टेड एफर्ट नहीं रखा, और फिर और इसका पर्पस क्या था? क्योंकि येदियुरप्पा जी एक लिंगायत कम्युनिटी से हैं, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है,
और जो हिंदू मेजॉरिटी है वहां का बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो कि उन्हें डर लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए, क्योंकि इसके पहले वो माइनॉरिटी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं। उसका बैकलैश उन्होंने गुजरात और कई जगह देखा। जी कुछ कहना चाह रही हैं, आप सुन लीजिए उनको भी। जी, इसी को रोकना भी जरूरी है, इस बात को, डिविजिव पॉलिटिक्स को। तो उसके कारण जो गए हैं अमित शाह जी जगह जगह। इस बार आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का स्ट्रेटजी क्या है। कांग्रेस का है वो टू रिक्रिएट वो अहिंदा, मतलब जो बैकवर्ड्स, दलित्स और माइनॉरिटीज और वोकलिका का एक हिस्सा, और भाजपा के लिए लिंगायत वोट, क्योंकि उनका चेहरा भी है मिस्टर येदियुरप्पा, और जो जिनको हम मानते हैं हिंदुत्व वोट जी, जिसका जिक्र अभी गोपाल जी भी कर रहे थे। तो कांग्रेस का यही स्ट्रेटजी है कि यदि हम लिंगायत वोट को डिवाइड कर सके, क्योंकि हमारा जो उनका जो वोकलिका का वोट है उसमें तो जेडीएस ज्यादा हिस्सा ले लेगा जी, तो ये बिल्कुल साफ साफ दोनों तरफ से अपना इलेक्शन स्ट्रेटजी है जी। इमरान कुरैशी, मैं बहुत मुख्तसर में आपसे ब्रेक के बाद इस पे बात करूंगा, लेकिन आपका एक बहुत छोटा सा कमेंट कि ये जो वोकलिगा को लेकर के सियासत हो रही है, जिसमें बीजेपी भी पीछे नहीं है और कांग्रेस पार्टी भी नहीं है, आखिर इसका क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? जी समझा नहीं, आपका सवाल। अच्छा, हम यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जब ब्रेक पे वापस आएंगे तब आपसे इस मौजू पर बात करेंगे कि वोकलिगा को लेकर कर्नाटका में जो सियासत हो रही है, वो जो रस्साकशी हो रही है, किस तरह से हो रही है। फिलहाल एक छोटा सा वक्फा। एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जी सलाम और जी सलाम के प्राइम टाइम शो। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं कर्नाटका में होने वाले असेंबली इंतखाबात की। ब्रेक पे जाने से पहले इमरान कुरैशी साहब, मैं आपसे ये दरियाफ्त करना चाह रहा था कि कर्नाटका में सियासी एतबार से दो ज़ातें बड़ी अहम हैं, एक वोकलिगा और एक लिंगायत, और लिंगायत को लेकर के काफ़ी रस्साकशी इस बार हो रही है। और इसमें जहां कांग्रेस पार्टी ने एक कार्ड खेला है, उनको रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा दे करके और उनकी हिमायत हासिल करने की कोशिश की है, वहीं बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार येदियुरप्पा को बनाया है जो लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं। और अभी बीजेपी के सदर अमित शाह साहब लिंगायत जो मजहबी रहनुमा हैं उनके पास जा रहे हैं, उनके पांव छू रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ऐसे में ये कितना अहम है लिंगायत कार्ड? जी, लिंगायत वोट बहुत अहम है दोनों पार्टियों के लिए, मगर खासकर बीजेपी के लिए तो उनकी वोट बैंक है। और इसीलिए जब ऑल इंडिया वीरशैव महासभा के सदस्य पिछले साल सिद्धरामैया के पास गए थे और उनसे ये मांग की थी कि हमारी कम्युनिटी को, हमारे समुदाय को एक रिलीजियस माइनॉरिटी टैग वो का लेबल लगा दें और उसका प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजें, तो उस समय शायद सिद्धरामैया को ये लगा कि अरे ये अच्छा मौका है, लिंगायत वोट कैसे भी इनके साथ है, येदियुरप्पा के साथ है और बीजेपी के साथ है, बीजेपी का वोट बैंक है, तो उसको क्यों ना उसको तोड़ें। तोड़ने का मकसद ये, तोड़ने का तरीका भी ये था कि लिंगायत समाज में करीब 99 सब कास्ट हैं और उसमें से करीब 55 से 60 सब कास्ट जो हैं वो या तो ओबीसी से लिंगायत समाज को आए हैं या दलित समाज से लिंगायत समाज को मतलब बसवन्ना को अपनाए हैं जी। तो इसीलिए वो ये लगाए हैं क्योंकि उनका जो अहिंदा का प्लेटफॉर्म है, जो बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, दलित और मुस्लिम माइनॉरिटी का जो प्लेटफॉर्म है, उसको उस तरीके से वो फैलाएं, मतलब एक्सपैंड करें। तो इसके लिए ये जो लिंगायत समाज में जो लोग हैं, जो बसवन्ना को मानते हैं, जो लॉर्ड शिवा को नहीं मानते, उनसे अलग करने की ये मांग को एक्सेप्ट कर लिया है जी। अनीस दुरानी साहब, आपकी तो पार्टी इसके वजह से करीब, अगर लिंगायत समाज उत्तर कर्नाटका में बहुत डोमिनेंट कम्युनिटी है
और वो सिर्फ उत्तर कर्नाटका में नहीं है, दक्षिण कर्नाटका में भी है। सिर्फ वो तटीय इलाकों को छोड़ के, कोस्टल बेल्ट को छोड़ के बाकी का तुमकुर में है, बैंगलोर में है, मैसूर में है, ये जिलों में भी लिंगायत समाज है, मगर उतनी डोमिनेंट कम्युनिटी नहीं है। जी अनीस दुर्रानी साहब, आपकी पार्टी कर्नाटका में कभी जेडीएस के साथ हो जाती है, कभी उसके खिलाफ हो जाती है। उनका भी मामला ये है कि वो कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, जेडीएस और देवेगौड़ा के साहबजादे कुमारस्वामी, और कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त में जो माहौल है कर्नाटका में, उसमें जेडीएस बीएसपी का अलायंस आप ही को नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, एक तो बात यह है कि इस पिछले बहुत 1-2 डिकेड से ये एक मखलूत हुकूमतों का चलन चल रहा है, अलायंसेस का चलन चल रहा है। कोई सिंगल पार्टी रूल बहुत कम जगहों पर कर पा रही है। इलेक्शन लड़ने के लिए कहीं ना कहीं अलायंस बनते रहते हैं, उसमें कुछ लोग एक दफा होते हैं, दूसरी दफा कुछ दूसरे लोग होते हैं। तो ये तो चल रहा है, पूरे मुल्क में चल रहा है, तो कर्नाटक इससे अलग नहीं है। जहाँ तक ये बात ये है कि इससे इनके मिलने से मैं नहीं समझता कि ये मिलने भी जा रहे हैं, ये तो एक ऐसा मुझे लगता नहीं है। और अगर मिलेंगे तो हम तो बाहर लड़ाई लड़नी है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं जी। ये इस पे अगर वो एक लड़ाई होती है और एक ये होती है कि इलेक्शन के बाद भी क्या होगा। जैसा अभी स्मिता कह रही थी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप आते हैं, तो फिर क्या जेडीएस आपके साथ में आएगा? क्योंकि मगर जेडीएस के साथ आपका ताल्लुक जो है वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। राज्यसभा इलेक्शन में पिछले 2 मरतबा से आपने उनके उम्मीदवारों को हराया है। नहीं, मैं ये वही बात मैं कह रहा हूँ कि अभी तो मुझे लगता है कि वो अलग ही इलेक्शन लड़ेंगे, कोई किसी पैचअप में नहीं लड़ेंगे वो जी। अब इलेक्शन के बाद क्या फैसला होता है ये वो देखेंगे। गोपाल अग्रवाल साहब, आपकी क्या राय है कि क्या फिर जेडीएस से हाथ मिलाने की नौबत आ सकती है? देखिए, हम तो पूरी यही नहीं और भी जगह प्रदेशों में हम देख रहे हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंटली अपने पार्टी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, और उसी का फलस्वरूप आज 20 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार मिली जुली संवित सरकार है। लेकिन ज्यादातर प्रदेशों में, और साउथ दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व भारत, ये 2 बड़े एरिया हैं जहां पे हम एक्सपेंड करने का पूरी तरह से मन बना चुके हैं और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे वो कर रहे हैं। और हम ये मान के चल रहे हैं कि कर्नाटक हमारे लिए एक बड़ी जीत का पैगाम लेके आने वाला है, उसी की पूरी तैयारी से आ रहे हैं। दक्षिण भारत में अभी हमारी प्रेजेंस कम है, तो कर्नाटक एक बहुत अच्छा मौका है, और वो उस वक्त वो उसी तरह से ग्राउंड लेवल पे तैयारी करें और इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। आज स्पष्ट रूप से अमित शाह जी ने यह इसका ऐलान भी कर दिया है और यही हमारी पॉलिसी है। आप कुछ इसमें कहना चाह रही थी? नहीं, यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि ये जेडीएस और बीएसपी अलग लड़ने से कांग्रेस को नुकसान होगा या नहीं जी, मुझे तो लगता है होगा, क्योंकि जेडीएस यदि अलग लड़ते वो फिर भी उनका जो सपोर्ट बेस है वो दक्षिण में है जी। मगर जो बीएसपी यदि दलित समाज वहाँ के बीएसपी को वोट डाले, वो तो पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। और अभी हाल में जो गुजरात का चुनाव हुआ, वहाँ एनसीपी और बीएसपी अलग लड़ा, उनको कुछ फायदा नहीं हुआ, मगर कांग्रेस को जरूर नुकसान हुआ था वहाँ जी। और आपको क्या लगता है कि बीएसपी का भी वहाँ कोई वोट बैंक है कर्नाटका में? अब थोड़ा बहुत तो होगा, मगर कांग्रेस के तरफ से उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, वो लीडर ऑफ कांग्रेस इन लोकसभा, उनको उन्होंने सामने किया है। शायद हनुमंतया को अभी राज्यसभा का एमपी बनाए हैं बहुत दिनों के बाद। तो कांग्रेस की भी कोशिश है कि उनके भी दलित चेहरे सामने आए। और शायद मैंने सुना है कि के राजू जो एससी सेल के चेयरमैन थे और जो राहुल गांधी के बड़े खास माने जाते हैं, आज उनको उस वो नया एक चेयरमैन बने हैं। मगर ये सुनने में आ रहा है कि के राजू अब राहुल गांधी के ऑफिस के हेड होंगे जी। तो मतलब और इससे कुछ कर्नाटका के इलेक्शन में फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को। ये कोशिश होगा कि दलित एक चेहरा जो अब मतलब
ये जो एक रोल होगा, राहुल गांधी एक पॉलिटिकल एडवाइजर का रोल का पोस्ट नहीं चाहते हैं, मगर वो ही पोस्ट होगा के राजू का। तो यदि वो बन जाए राहुल गांधी के ऑफिस के हेड, ये बहुत ही करीब होंगे राहुल गांधी। इमरान कुरैशी साहब, मैं आपसे जानना और समझना चाहता हूं कि हमने वोकलिगा और लिंगायत की बात तो की, लेकिन दलित और माइनॉरिटी वोट ये भी एक अहम रोल अदा करता है कर्नाटका के इलेक्शन में। माइनॉरिटीज की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि मौजूदा सूरत हाल में वो शायद कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि जेडीएस की सूरत हाल को ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रही है और वो एक डिवाइडेड हाउस भी लग रहा है और लोग छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन दलित वोट जो है वो किस तरफ जा रहा है, इसका कुछ इंदिया आपको मिलता है? जी, दलित वोट ज्यादातर जो दलित समाज में दो सेक्ट हैं, एक राइट सेक्ट है, एक लेफ्ट सेक्ट है। जो राइट सेक्ट है वो जैसे हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, वो राइट सेक्ट के हैं और उनका पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, मतलब लेफ्ट सेक्ट से थोड़ा कम है, मगर राइट सेक्ट के लोग जो हैं वो पॉलिटिकली बहुत पावरफुल हैं, बहुत से मतलब जिला पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो या असेंबली हो या काउंसिल हो, जहां भी कैबिनेट में भी उनका भी बहुत उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होता है कभी भी। मगर लेफ्ट साइड को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला है इतने सालों से। 2008 में येडियुरप्पा ने एक जो टचेबल्स हैं जो लेफ्ट सेक्ट के, उन लोगों को टिकट दी और उसमें से उसके बाद उनको बीजेपी को करीब 36 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज में से 23 सीट उनको मिले थे। मगर इस वक्त एक नया प्रॉब्लम आया है, ये कि लेफ्ट सेक्ट ज्यादातर बीजेपी के साथ ही है, मगर वहां बीजेपी के जो लीडर्स हैं लेफ्ट सेक्ट के, उनको थोड़ा मुश्किल हो रहा है उनके समाज के लोगों से वो रिश्ता मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा अनंत कुमार हेगड़े जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे जी। तो उसके बाद से ये पूरे समाज में एक डर फैल गया कि शायद रिजर्वेशन भी बंद हो जाएगा, मतलब इनके लिए दलित के लिए। तो उसके तरफ से शायद उसका इम्पैक्ट होगा अभी भी, मैंने कहा जा रहा है। और अभी जैसा अभी स्मिता कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने हनुमंतैया को राज्यसभा में भेजा है, कि भी क्या कांग्रेस के जो लीडर हैं राजीव गांधी के साथ जुड़े हैं, क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, लीडर्स तो यहाँ हमारे उनसे भी बड़े लीडर्स यहाँ हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके बेटे हैं प्रियंक खड़गे, बहुत सारे दलित लीडर्स हैं और ज्यादातर मतलब जो राइट सेक्ट के दलित हैं वो सारे राज्य में फैले हुए हैं, और जो लेफ्ट सेक्ट के हैं जो ज्यादा संख्या में ज्यादा हैं वो उत्तर कर्नाटका में ज्यादा हैं, और वहाँ लेफ्ट सेक्ट के जो लीडर्स हैं वो बीजेपी के साथ हैं, और जो राइट सेक्ट के हैं वो ज्यादा कांग्रेस के साथ ही हैं। और मुसलमानों के अंदर क्या लाइन है, इसके बारे में कुछ जरा बताएंगे बहुत मुख्तसर तौर पे? शायद उसका फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा जी। माइनॉरिटीज का क्या रुझान है? जी, माइनॉरिटीज का जहां भी बीजेपी का कैंडिडेट होगा तो शायद ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियों से यह खबर आ रही है कि मुस्लिम समाज के लोग एक स्ट्रेटेजिक वोटिंग करेंगे, जहां भी शायद अगर जनता दल एस का कैंडिडेट अच्छा रहा और अच्छा मतलब उनका रिश्ता अच्छा रहा उनके साथ, तो शायद जेडीएस को ही वोट कर सकते हैं। मगर ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस की तरफ होगा, मतलब माइनॉरिटीज कंसोलिडेट हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ, अगर कांग्रेस अभी उनके कैंडिडेट सिलेक्शन में किस तरह के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, मतलब अगर वो मुसलमान भी नहीं रहा, कोई दूसरे मतलब हिंदू समाज का भी रहा, तो किस उनका रिश्ता क्या होगा उन मुसलमान समाज के साथ, वो शायद ये फैक्टर्स रहेंगे जो वो लोग कंसिडर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान कुरैशी साहब हमारे साथ बेंगलुरु से इस मुबाहिसे में शरीक होने के लिए। गोपाल अग्रवाल साहब आपका, अजीज दुरानी साहब और स्मिता गुप्ता हमारे साथ ही हमारे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साबिक डॉक्टर एसवाई कुरैशी जुड़े, उनका भी शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। अभी 1 माह से ज़्यादा का वक्त है, बल्कि 1.5 माह का वक्त है जब कर्नाटका असेंबली के नतीजे आएंगे। इस बीच काफ़ी कुछ
कर्नाटका में कावेरी में पानी बहेगा और एक दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। इस उम्मीद के साथ मेरे साथ इतना ही। आदाब।